अगर अपने यहाँ बाढ़ आ जाए तो आप बोल दीजिए कि नेपाल ने पानी छोड़ दिया। छोड़ने के लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई पकड़ करके रखेगा, तभी उसको छोड़ा जा सकता है, वरना नहीं छोड़ा जा सकता। पकड़ने का कोई इंतज़ाम ही नहीं है वहाँ उनके पास। जो कुछ भी हैं, बिहार का जहाँ तक मामला है, 2 बैराजेज़ हैं, एक गंडक पर है और एक कोसी पर है। दोनों का प्रबंधन हमारे हाथ में है, बिहार के इंजीनियर्स के हाथ में। तो अगर कोई पानी छोड़ता है तो हमारे लोग छोड़ते हैं, और उसमें ज़रूर विभाग की भी सहमति होती होगी, सरकार की भी सहमति होती होगी कि हाँ अब समय आ गया है, पानी छोड़ दीजिए। क्योंकि पानी नहीं छूटेगा तो हो सकता है बराज का वो नुकसान पहुंच जाए, या ऊपर वालों को नुकसान पहुंच जाए, या फिर नीचे ज़्यादा तबाही कर दे, इसलिए पानी छोड़ देना चाहिए। तो वो काम तो हम ही लोग करते हैं ना। लेकिन कहा जाता है कि नेपाल ने पानी छोड़ दिया। इसका दो उद्देश्य है, दो इशारे करते हैं हम लोग। यानी हमारा जो व्यवस्था है वो ये कहती है कि देखिए ये बाढ़ की समस्या है, इसका समाधान हमारे पास नहीं है, हमारी ज़मीन पर नहीं है। ये समस्या दूसरे देश की ज़मीन पर इसका समाधान है, तो हम इसके लिए जिम्मेवार नहीं हैं। अब वो दूसरा वाला जिम्मेवार है या नहीं है, वो एक अलग बात है। अब फिर सीमा पार जब लाइन खींची गई है तो दोनों देशों के हित अलग अलग हो जाते हैं। हमारे देश अलग हैं, हित अलग हैं, और उनके हित अलग हैं। वो अपने तरीके से सोचेंगे। और क्योंकि ज़मीन, यहाँ हम बांध बनाने की बात करते हैं, 800 फुट ऊंचा बांध बनाने की बात करते हैं, वो तो उनके पास है ना, तो उसका निर्णय तो वो लोग करेंगे, हम लोग तो नहीं कर पाएंगे ना। तो इसको जिसे अंग्रेजी में डैंगलिंग कैरेट्स बिफोर द डंकी कहते हैं, हमारी व्यवस्था हमसे उसी तरीके से सलूक कर रही है। और कम से कम पिछले 83 साल से तो यही हो रहा है कि तटबंध हम लोगों ने बनाए, इससे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हमको पता था ये तो टेम्परेरी सोल्यूशन था, असली समाधान तो वही है जब वहाँ नेपाल में बांध बनेगा। अब वो कब बनेगा किसी को पता नहीं। एक बार हमने एक मीटिंग अटेंड की थी जिसमें कि जल संसाधन विभाग के सेक्रेटरी मौजूद थे। ये मेरा ख्याल ये 2002 या 3 के आसपास की बात होगी। और उस मीटिंग में उन्होंने गलती से कह दिया कि जैसी आर्थिक स्थिति है हम लोगों की, उसके हिसाब से अगले आने वाले 60 वर्षों में इस बांध का निर्माण नहीं होगा। तो हमने उसी दिन एक आर्टिकल लिखा और अखबारों में छपा वो, कि भाई 60 साल तक इसका बांध का निर्माण नहीं होगा तो उसको बनाने में भी 20-25 साल लग जाएंगे, पूरा करने में तो 85 साल हो गए। तो हमारे पास क्या कोई अल्टरनेटिव योजना है, कोई वैकल्पिक योजना है कि हम 85 साल तक इन बाढ़ों को कैसे भोगेंगे? तो उसको लेकर के सुनते हैं कि काफ़ी शोर शराबा हुआ, लानत मलामत हुई कि ऐसा कैसे कह दिया उन्होंने, और नहीं कहना चाहिए था, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारे किस्से चलते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने लोगों के पास से, जो कि हम अपनी कंस्टिट्यूंसी मानते हैं। उनको हमने बताने की कोशिश की कि भाई देखो, ये जो तटबंध बना है ना, ये पहले से पता था हमको कि पानी जाना तो रुक जाएगा, लेकिन ये जो गाद है इसके साथ सेडिमेंट आता है, वो जब बाहर नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा वो, और वो भी रुकेगा इन तटबंधों के बीच में। और उसका मतलब ये होगा कि नदी का बेड लेवल ऊपर उठेगा, साल दर साल ऊपर उठेगा। उसके हिसाब से पानी को पास करने के लिए आपको तटबंध को भी ऊंचा करना पड़ेगा। कोसी के तटबंध को एक बार 1987 के बाद और एक बार अभी 2008 के बाद करीब करीब 6 फुट दोनों बार ऊंचा किया गया, 12 फुट। तटबंध उस वक्त जब बना था तो कहते हैं कि 18 फुट था, उसको 12 फुट और ऊंचा करना पड़ा। मतलब इतनी मट्टी पड़ गई उसमें। अब वो धीरे धीरे अगर आप तटबंध पर खड़े हो जाएं तो आपको साफ पता लगता है कि अंदर की ज़मीन ऊपर उठी हुई है और बाहर जो है वो गड्ढा हो गया है। अब उस बाद में अगर तटबंध बाहर आएगा तो बाहर वालों की तबाही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर कहते हैं कि अगर ये पानी नहीं मानता है, एक काम करते हैं, बाहर से जो पानी आता है और जो वहाँ बाहर जल जमाव पैदा करता है, नदी में नहीं जा पाता है, तो हम एक जो बाहर से पानी, नदी की धारा, जो छोटी नदी आती है, सहायक धारा आती है, उस पर भी बांध बना देते हैं। बना दो भाई, वो बना दिया गया। फिर उसके बाद कहते हैं कि ये तो पानी नहीं जा रहा है क्योंकि पानी उल्टा इसमें आता है, तो एक स्लुइस गेट लगा देते हैं। तो स्लुइस गेट भी लगा दिया उन्होंने। फिर कहते हैं तो पूरी बरसात ये स्लुइस गेट बंद ही रखना पड़ता है, क्योंकि अगर इसको खुला रख के छोड़ेंगे तो पानी फिर वापस जाएगा। तो हाँ, और फिर सारा काम कर लेने के बाद इन दो बांधों के बीच में, सहायक धारा के बांध में और मुख्य नदी की धारा के बांध में, बीच में जो इलाका पड़ता है वो तो हमेशा पानी में डूबेगा।
और वो पानी तब तक नहीं निकलेगा जब तक इनमें से कोई तटबंध टूटेगा नहीं, दो में से, और नहीं टूटेगा तो अपने जीवन रक्षा के लिए लोग काटेंगे। तो एक काम करके, एक गलत काम करके फिर हम उसी चक्कर में फंसते हैं और अपना विस्तार करते रहते हैं अपने ठेकेदारी का, वो होता है। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो ठेकेदार बंधु लोग हैं ना, इस पूरी व्यवस्था में सबसे ईमानदार होते हैं। लोग कहते हैं कि तिगड्डी है और इंजीनियर हैं और सत्ता है और ठेकेदार हैं, सब चोर हैं और ठेकेदार तो सबसे ज़्यादा चोर होता है। मैं समझता हूँ कि ठेकेदार चोर नहीं होता है, क्योंकि वो जिस दिन बाजार में उतरता है ये काम करने के लिए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उससे तटबंध बना लीजिए या तालाब खुदवा लीजिए या वाटर वर्ल्ड बनवा लीजिए, या वो जो घर नहीं जाऊंगा मैं, एसएल वर्ल्ड में रहूंगा मैं, वो बनवा लीजिए, डैम बनवा लीजिए, वो कहीं भी पैसा कमाएगा। वो डंके की चोट ये कह करके बाजार में उतरता है कि मैं बाल बच्चों के लिए चार पैसा कमाने के लिए आया। लेकिन बाकी लोग, एक के सामने भगीरथ और विश्वकर्मा का आदर्श है और दूसरे के सामने धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं, जिनकी शपथ खा करके हम लोग विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में शपथ खाते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे लोक हित को नुकसान पहुंचे। ये सारी चीज़ें कैसे हो जाती हैं? मुझे लगता है कि ये सारा का सारा मामला पॉलिटिकल है, इसमें इंजीनियरिंग का कोई रोल नहीं है। जिसके जो मन में आएगा और जो समझा लेगा वो काम कर देंगे, व्यवस्था उसका इंतज़ाम कर देगी। समझ में आने की बात है। एक रवि भाई बताएंगे हम लोगों को कि एक वो पीटर सालबर्ग करके एक इंजीनियर हुआ करता था असम में। वो कहता था कि जितना नुकसान स्किल्स ऑफ द इंजीनियर्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट ने पहुंचाया है इस देश को, उतना और किसी ने नहीं पहुंचाया। कि आप जो कुछ चाहिए करवा लीजिए इन लोगों से, लेकिन उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैंने कई बार अकाउंटेबिलिटी शब्द के बारे में पूछा है लोगों से, बोलते हैं हाँ अकाउंट्स तो हम लोग पूरा रखते हैं। अब सवाल इस बात का है कि जब आप अकाउंट और अकाउंटेबिलिटी के बीच की तमीज़ नहीं कर सकते तो आपने क्या किया होगा? कौन आपको जिम्मेवार ठहरा पाएगा? हमको लगता है कि इन सब के बीच में एक बात तो ये हम लोगों को स्वीकार करनी चाहिए कि नदियों का क्षेत्र हमने दखल किया है। नदी ने हमारा क्षेत्र दखल नहीं किया। जो उसका इलाका था विस्तार का वो हमने दखल किया है, और वो उसका कहीं ना कहीं कभी ना कभी, कभी थोड़ा और कभी बड़ा बदला ज़रूर लेती। वो काम नदी करती है। एक ब्रिटिश इंजीनियर था, उसने कहा था कि मैं बिल्डिंग एम्बैंकमेंट्स like this, the way we are planning and doing, is like throwing gloves at nature, which it is not likely to go unavenged. वो आप उसको बॉक्सिंग रिंग में ललकार रहे हैं और वो बिना बदला लिए आपको छोड़ेगी नहीं, वो आपकी हुलिया बदतर करेगी। लेकिन एक दूसरे इंजीनियर साहब थे, वो यहाँ के बिहार के चीफ इंजीनियर रह चुके थे। उन्होंने कहा देखिए हम लोग जो कुछ भी करते हैं वो मर्यादा में रहना चाहिए। प्रकृति ने हम लोगों को नंगा पैदा किया था, लेकिन हम लोगों ने कभी जानवरों की खाल पहनी थी तो कभी बाद में कपड़े ईजाद कर लिए, लेकिन किसी दूसरे की आंख नहीं फोड़ी। कि आंख फोड़ देंगे तो वो दिखाई ही नहीं पड़ेगा उसको और हम नंगा घूम सकते हैं। वो काम हमने नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ये काम एक मर्यादा के अंदर होता है और बहुत ज़्यादा करने की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन फिर भी जितना कर सकते हैं उतना ही करना चाहिए, उतना ही करना चाहिए। वो उनकी हिदायत थी। हम लोगों के साथ में, जो किसानों के साथ में और इन लोगों को, यानी हम लोग कहते हैं कि जब कोई बाढ़ का नाम लेता है तो हमारे सामने गांव दिखाई पड़ता है, नदी दिखाई पड़ती है, उसमें पानी उफनता दिखाई पड़ता है, लोग भी दिखाई पड़ते हैं जो कि अपने सर पर बोझा लेकर के जा रहे होंगे, अपने जो कुछ भी बर्तन भांडे होंगे उनको लेकर के जा रहे हैं। एक उंगली से उन्होंने बच्चा पकड़ा हुआ होगा या कंधे पर बैठाया हुआ होगा, एक का जानवर की नाथ होगी उसमें पगा होगा। ये सब लेकर के औरतें और मर्द और बच्चे जाते हैं एक ऊंची जगह पर शरण लेने के लिए। यही दिखाई पड़ता है। हमारे इलाके में लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ बाढ़ जो आती थी वो, एक तो मैंने बताया था शुरू में कि वो खूंटा देख करके डरती थी, और दूसरा ये कि कभी 2.5 दिन से ज़्यादा की नहीं होती थी। 4-5 बार आएगी महीने में, यानी बरसात के मौसम में, और उसके बाद से वो चली जाएगी। कभी 2.5 दिन से ज़्यादा की बाढ़ नहीं होती थी। तो खूंटा देख के डरने वाली बाढ़ और 2.5 दिन में समाप्त हो जाने वाली बाढ़, आजकल न तो वो खूंटे का लिहाज करती है और न वो 2.5 दिन का लिहाज करती है। अब वो 2.5 महीने रहती है। और जैसा कि मैंने कहा कि वो
एक गांव का दृश्य उभरता है जैसे ही हम लोग बाढ़ का नाम लेते हैं। आजकल हमारे शहरों का भी वही हाल हो रहा है जो कि पहले नहीं होता था। वो बाढ़ कभी नासिक में आएगी, कभी पूना में आएगी, कभी नागपुर में आएगी, कभी जालंधर में आएगी, कभी भोपाल में आएगी, चेन्नई और मुंबई वो सब हम लोग देख चुके हैं। कभी गुजरात में आती है, महसाणा में आएगी, तो कभी कच्छ में आएगी, मतलब कोई हिसाब नहीं है उसका। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं बैठ करके ये सोचना चाहिए कि हम लोग ये 2.5 दिन की 2 दिन की 2.5 दिन की बाढ़ को हम लोगों ने कैसे 2.5 महीने की बाढ़ बना दिया, और शहर की बाढ़ को हम लोगों ने, गांव की बाढ़ को हम लोगों ने कैसे शहर पहुंचा दिया। कहीं ना कहीं हमारे सोच में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इसको पूरा रिव्यू करना चाहिए। सरकार ने, मैंने देखा है कि नेशनल कमीशन ऑन फ्लड्स की एक रिपोर्ट आई थी 1980 में, जिसमें जितने तरीके हैं उसके बाढ़ नियंत्रण के सरकारी तरीके हैं, उसमें उन्होंने उसकी मर्यादाएं तय की हैं कि अगर आप ये करेंगे तो ये होने वाला, ये करेंगे तो ये होने वाला है। और उसके बाद से उन्होंने सिफारिशें की, 207 सिफारिशें की कि इसके हिसाब से ही काम करना चाहिए, इन्हीं मर्यादाओं के बीच में ही काम करना चाहिए। लेकिन हमारी एरोगेंस कि हम नेचर को सबक सिखा देंगे, ये हम लोगों को पढ़ाया भी जाता है कि नेचर को कैसे कंट्रोल करना है। नेचर को सबक सिखाने के चक्कर में हम लोगों को खुद सबक सीखना पड़ रहा है और वहाँ से अकल काम नहीं कर रही। और आजकल बहुत ज़ोर शोर से बाढ़ कंट्रोल कहा करते थे, फ्लड कंट्रोल करेंगे, हम कंट्रोल कर लेंगे, कंट्रोल नहीं करते। अब वो थोड़ी सी कुछ शर्म आती है तो कहते हैं कि हम इसका मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट करने का नाम लेकर के भी काम तो व्यवस्था वही कर रही है जो कि कंट्रोल के लिए करती थी। मैनेज करने का क्या काम किया हमारे यहाँ बिहार में? जब आज़ादी मिली थी तब 160 किलोमीटर लंबे तटबंध थे। आज हमारे पास 3,800 किलोमीटर लंबे तटबंध हैं। हमारा जो फ्लड प्रोन एरिया था वो करीब 25 लाख हेक्टेयर का हुआ करता था उस समय। आज वो सरकार के हिसाब से 68.8 लाख हेक्टेयर्स का है। और उसमें अगर कुसाहा ब्रीच से अगर जितनी तबाही हुई थी उसको जोड़ दें तो वो 73 लाख हेक्टेयर हो जाता है। 94,000 हेक्टेयर हमारे बिहार का इलाका है। 94,000 में से 94 लाख हेक्टेयर में से 73,000 हमारी फ्लड प्रोन एरिया है हमारा। किसी को चिंता है उसकी कि इतना बड़ा फ्लड प्रोन एरिया लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं? और उसमें वो कहते हैं कि करीब 9.5 लाख हेक्टेयर पूरा जल जमाव है, उस पर खेती नहीं हो सकती। तो कहते हैं इस पर वो क्या मछली पालन करना चाहिए। और 9.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन का आप मतलब समझते हैं? आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है करीब 1100 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर पर है। मतलब 1 करोड़ लोग, 11 करोड़ की आबादी से 1 करोड़ लोग तो सीधे सीधे आपके यहाँ पानी बरसे न बरसे, बाढ़ आ जाए, टूट जाए बांध, कुछ भी हो, कम से कम 1 करोड़ लोग उससे प्रभावित होंगे। और यही 1 करोड़ लोग हैं जिसमें से करीब 25-30 लाख दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, असम में, सब जगह आबाद हैं। उनकी संख्या और भी ज़्यादा होगी। मेरा ख्याल है कि किसी भी मायने में वो 40-50 लाख से कम नहीं होगी। तो क्यों इसके बारे में कोई नहीं सोचता है? क्या ज़रूरत है हमको बाढ़ को दुश्मन मानने की, पानी को दुश्मन मानने की? बुजुर्ग लोग जो हमारे रहते आए थे, जब हम बैठते हैं उनसे बात करते हैं तो उनको लेमैन कह करके बेइज्जत करते हैं। उनसे कभी पूछा कि आप लोग कैसे इंतजाम करते थे इतने दिनों तक, सदियों तक आप कैसे रह गए यहाँ? कुछ तो उन्होंने किया होगा ना, और वो छोड़ करके नहीं गए। अगर यही सब होता तो क्षमा करेंगे, मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा आबादी प्रति व्यक्ति राजस्थान में होती, दंडकारण्य में होती, तमिलनाडु में होती। ये क्यों बिहार, बंगाल और असम और इन सब में पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा? कुछ तो कारण रहा होगा। इन सारी चीज़ों पर एक मैं समझता हूँ कि कुछ हम लोगों को शोध परक काम करना चाहिए, और किसी भी तरीके से जो व्यवस्था है हम लोगों की, जो विभाग हैं इसके लिए, उनको कहना चाहिए कि भाई आकर के आप हकीकत देखिए ना वहाँ क्या हो रहा है। आप अगर समझते हैं कि उसका समाधान आप रिलीफ से कर लेंगे, तो मैंने विधानसभा की रिपोर्ट्स में पढ़ा है 1947, 48 या 50 के आसपास, 56 तक मैंने देखा है, जबकि लोग विधानसभा में कहते थे कि आप रिलीफ दे करके लोगों को भिखमंगा बना रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, इस समस्या का स्थायी समाधान कीजिए
और अगर कोई क्षति होती है तो उसकी पूर्ति करिए। कई आंदोलन चले कि हमको रिलीफ नहीं चाहिए, हमको क्षतिपूर्ति चाहिए, और क्षतिपूर्ति जब देनी होगी तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो आप कोई भी काम सही हो या गलत, अगर आप इस नीयत से करेंगे कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है और सरकार देख लेगी, जितनी क्षति होती है उसके बारे में एक सेक्रेटरी साहब थे, जब 1984 में कोसी का बांध टूटा था, इसके पहले, कुसा के पहले, उन्होंने कहा था कि अगर हम क्षतिपूर्ति देने जाएंगे तब तो आने वाली सारी सरकारें खाली क्षतिपूर्ति ही देंगी, कंपनसेशन ही देंगी, और कोई काम विकास का नहीं होने पाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो वो लोग समझते हैं, लेकिन ये है कि पब्लिक को किसी तरह से बहला फुसला करके अगले साल के लिए टाल देना, वही एक काम है, उस पर कोई गंभीर काम नहीं। मैंने उनसे कहा था, एक बार सरकार को लिखा था 2015 में, कि देखिए बम्बई से पानी आता है, निकल नहीं पाता है, चेन्नई में भी पानी इस तरह से परेशान करता है, शहरों को परेशान करता है, तो ये तो एक थोड़ी सी कहानी बनती है, लेकिन गाँवों से जो पानी नहीं निकल पाता उसकी तो कहानी भी नहीं बनती, उसको तो कोई सुनता ही नहीं। तो क्यों नहीं आप एक ड्रेनेज कमीशन, फ्लड कमीशन तो आपने 2-3 बनाए, लेकिन एक ड्रेनेज कमीशन बताइए ना, बनाइए, और उससे कहिए कि देश की पानी की निकासी की व्यवस्था का अध्ययन करेगा और अपनी सिफारिशें देगा, और उसके हिसाब से काम किया जाएगा कि पानी आए और चला जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पानी आए और रह जाए, इससे हमको ज़रूर फर्क पड़ता है। और वो जो बकरी की तरह से बांध, जो बिल्ली की तरह से बाढ़ आती थी, नदी का पानी आता था, वो बाघ की तरह से आएगा। तो बिल्ली का मुकाबला करना हम जानते हैं, लेकिन बाघ का मुकाबला करना हम नहीं जानते। आज आप कहीं का वीडियो देख लीजिए, बिहार का, बंगाल का, मध्य प्रदेश का, असम का, तो कुछ विचार करना चाहिए हम लोगों को, लेकिन आप कैसे करेंगे, कैसे किसी को समझाएंगे कि भाई कम ऑन, लेट अस सिट अक्रॉस द टेबल एंड ट्राई टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन। वो जिम्मा व्यवस्था का है, और नहीं तो आप लोगों से कहिए कि आप अपना अपना इंतजाम कीजिए, भाई हमसे नहीं होगा। कम से कम ये जो सच बोलने का प्रयास कीजिए। झूठ बोलना तो अनपार्लियामेंट्री होता है ना, झूठ शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये तो कहा ही जा सकता है ना कि आप सच नहीं बोल रहे हैं, वो अनपार्लियामेंट्री नहीं है। द प्रॉब्लम इज हाउ टू ब्रिंग दीज पीपल इन एस्टेब्लिशमेंट अक्रॉस द टेबल, वो एक समस्या। और दूसरी समस्या ये है कि व्हेन वी आर सिटिंग अक्रॉस द टेबल, तब हमारी डिमांड क्या होगी, हम क्या मांगेंगे उनसे, क्या कहेंगे कि ये कर दीजिए तो हमारी समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। तो वो क्लैरिटी हमको भी चाहिए, जो कि शायद हम नहीं हैं, क्योंकि हम में से बहुत से लोग वो 6,000 रुपया कैश पा करके, या 9,000 रुपया कैश पा करके, या 2,000 रुपया कैश और 1 क्विंटल अनाज पा करके अपने आप को बार्टर कर लेते हैं, अपने आप को बार्टर कर लेते हैं, अपनी खुशियों को बार्टर कर लेते हैं। ये सब विचारणीय प्रश्न है जिस पर की चर्चा होनी चाहिए और होती रहनी चाहिए, और ज़रूरत है भुक्तभोगियों से सीखने की, हमको भी, और वो जो लोग व्यवस्था में बैठे हुए हैं जो कि 9 से 5 बजे तक ड्यूटी करते हैं उनको। मैं समझता हूँ कि अगर कोई सवाल जवाब होंगे तो मैं ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहूँगा, लेकिन इतना कहना, देखिए आमतौर पर जो बाढ़ का प्रश्न है वो प्लेन्स का सवाल होता है, पहाड़ी इलाकों में तो वही होता है जो कि उत्तराखंड में आजकल हम लोग देख रहे हैं, ले दे करके सारा कुछ नदी में ही आना है, और जो कुछ भी आप वहाँ सही गलत काम करेंगे उसका तुरंत फल आपको मिल जाता है। सारे रास्ते बंद हैं वहाँ के, और बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, और वो सारा मलबा जो है वो आपका नदी में ही आ रहा है। और वहाँ बहुत से ग्रुप्स हैं जो कि इस बात को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय से हम लोग वहाँ उसको टूरिस्ट स्पॉट बनाने में लगे हुए हैं। अब वो टूरिस्ट स्पॉट है या नहीं है, इस पर ज़रूर चर्चा होती है, कभी कभी नहीं है कि नहीं होती है। तो ऊंचे बांध का जहाँ तक सवाल है, उसके लिए पहाड़ होना ज़रूरी है। आप प्लेन लैंड पर, जहाँ की स्लोप, ग्राउंड स्लोप जो है वो करीब 8-10 सेंटीमीटर हो टू 1 किलोमीटर, तो उस पर बांध नहीं बन सकता। उस पर अगर बहुत खुश होंगे आप तो एम्बैंकमेंट ही बना सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो अब ये है कि अब हमारे प्रांत का जहाँ तक सवाल है, वो बांध की ज़मीन तो है नहीं हमारे पास, वैसा टोपोग्राफी ही नहीं है हमारे पास, वो है नेपाल में। और नेपाल से हम लोग लंबे समय से वार्ता कर रहे हैं, और उसमें बहुत सी नॉट्स हैं। हमारी एक टीम वहाँ 1997 से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रही है। 97 से लेकर के 2004 तक एक फेज़ हुआ, फिर 2004 के बाद से
उसका दूसरा फेज़ हुआ और समझिए कि करीब 23 साल तो हो गए। 23 साल में उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बन पाई है। और वहाँ लोगों की अपनी डिमांड है, वो लोग समझते हैं कि इंडिया के लिए या किसी दूसरे देश के लिए हम क्यों सेक्रीफाइस करेंगे, और सेक्रीफाइस करेंगे तो उसकी कीमत हमको चाहिए वगैरह वगैरह। आ, वो एक लंबा किस्सा है, तो उसके बीच में तो हम लोग नहीं जाएंगे। मुझे लगता है, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि हमको अपनी वो समस्या का समाधान अपनी ज़मीन पर खोजना चाहिए। ये दूसरे के भरोसे आ, ये काम करना उचित नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो अपनी ज़मीन पर अब सरकार के पास में कम से कम 4-5 हज़ार इंजीनियर्स होंगे मेरा ख्याल है। उनको एक बार संदेशा भेज करके कहा जाए कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है, अपनी ज़मीन पर इसका समाधान खोजिए, देखिए वो लोग क्या कहते हैं। तब वो लोग शायद जाएं गांव वालों के पास कि भाई क्या कर सकते हैं, ऐसा ऐसा मामला फंस गया है, तो आप लोग बताइए। वरना तो सर्वारिष्टा शांतिर्भवती, चारों तरफ शांति ही शांति है। हमारे पास नेपाल में बांध बनाने का एक प्रपोजल रखा हुआ है कि वो जब नेपाल सरकार तैयार हो जाएगी तो हम बना देंगे, हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और उस पर जो एनवायरमेंटल डिबेट है वो तो चल ही रही है बहुत तरीके से। और यही हालत हमारे किसी मित्र ने मोकामा ताल के बात में कहा है। मोकामा ताल पर कितने शोध हुए, और हर साल उसको कहा जाता है कि अब इस साल इस पर काम शुरू ही हुआ, समझिए। तो होता क्या है कि उसमें फिर वो मेड़ बनती है और कुछ पानी की निकासी का काम हो जाता है, लेकिन ताल की समस्या सिर्फ बाढ़ की नहीं है, वहाँ सूखे की भी। और दुर्भाग्य से वहाँ जो पानी आता है ज़्यादातर झारखंड से आता है। जब ये झारखंड और बिहार एक हुआ करता था तब उसका समाधान आसानी से खोजा जा सकता था, क्योंकि सब चीज़ आपके हाथ में थी। अब आप एक मोर्चा और खुल जाता है कि उनसे नेगोशिएट कीजिए कि वो अपने पानी का क्या करेंगे, कितना आने देंगे, नहीं आने देंगे, उनको चाहिए, उनकी तो कोई योजना नहीं है। तो ये जो बातें चलती हैं ना, जिनका कि ज़मीन पर कोई निस्तारण नहीं हो पाता है, उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। कि जब आप सब कुछ कर सकते थे, जो भी आप चाहते थे कर सकते थे, तब आपने नहीं किया। और अब उसको जब डिस्प्यूटेड हो गया, बहुत से डैम्स हैं जो कि झारखंड और मध्य प्रदेश के साथ दोनों की ओपिनियन लेनी पड़ती है बिहार के फायदे के लिए, या उन लोगों को भी परेशानी होगी बिहार से। तो इस पर तो बड़ा मुश्किल है कह पाना। मैं एक मिसाल देता हूँ कि जब नदी जोड़ योजना का सवाल आया था, वो तो कहते थे ना कि वो आखिरी समाधान है, और पानी दो ही राज्यों के पास था, एक मेरे राज्य के पास में बिहार के पास में, और एक रवि भाई के राज्य में असम में। तो वहाँ से दो जगहों से पानी आएगा। दिक्कत हमारे यहाँ असम के बारे में तो वो बताएंगे। हमारे यहाँ दिक्कत है कि हमारे पास दक्षिण बिहार में पानी नहीं है, और बिहार सरकार ने एक अध्ययन करवाया था, उसमें कहा था उन्होंने कि सोन और पुनपुन दो नदियाँ ऐसी हैं दक्षिण बिहार में जिनमें प्रति व्यक्ति पानी जो है अभी काम चलने लायक है, लेकिन भविष्य में उसके साथ समस्या होने वाली है। और बाकी जो नदियाँ हैं उसमें जितना प्रति व्यक्ति उपलब्ध पानी है वो वैगाई, कावेरी और पेन्नार, इन तीन नदियों से, तमिलनाडु की इन तीन नदियों से भी कम है। तो अगर नदी जोड़ योजना की बात करनी है तो पहले हमारे यहाँ पानी दक्षिण बिहार में पहुँचाया जाना चाहिए, तब उसके बाद हम उत्तर बिहार के बारे में सोचेंगे। उत्तर बिहार के बारे में है कि हम, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने बहुत सी उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, एनुअल रिपोर्ट सिंचाई विभाग की। उनका कहना है कि गंगा में जो पानी बहता है उसका 37% हमारे यहाँ से जाता है। और वो 37% पानी कोई ये ना समझे कि वो हमारे उपयोग का नहीं है। वो सिर्फ इतना ही है कि उसका उपयोग हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भविष्य में ज़रूर करेंगे। तो 37% पानी जो है वो गंगा का चला गया हमारे यहाँ से। नेपाल की रिपोर्ट्स में एक जगह हमने पढ़ा था कि वो कहते हैं कि गंगा का जो विंटर डिस्चार्ज है उसका 70% नेपाल से जाता है। तो जब भी उस नदी के साथ या उस पानी के साथ या इस पर कोई योजना बनाई जानी चाहिए, तो थोड़ा हमको कॉन्फिडेंस में भी लेना चाहिए। फिर उसके बाद बाण सागर की समस्या है। जब अपने यहाँ सूखा पड़ता है तो फिर हर बार यहाँ से डेलीगेशन जाता है कि भाई थोड़ा सा पानी छोड़ दो। तो कुल मिलाकर के पानी की तो ये स्थिति है। और हमारे यहाँ जिस तरह से तटबंध टूटते हैं और जिस तरह से नहरें टूटती हैं, सड़कें टूटती हैं, मैं बताऊं आपको, 2007 में हमारे यहाँ 34 जगह तटबंध टूटे थे, 54 जगह नेशनल और स्टेट हाईवेज टूटी थी, 829 जगह
विलेज रोड्स और माइनर रोड्स टूटी थी। मुझे लगता है कि पानी ये इशारा कर रहा था कि उसको यहाँ से रास्ता चाहिए, और हम लोगों ने उसको और मजबूती से और ऊंचा करके बांध दिया कि अगली बार तक तो ठीक हो गया, अब उसके बाद देखा जाएगा। तो जो पानी के इशारे को हम समझने से इनकार कर देते हैं कि उसके निकासी का इंतज़ाम हमको करना पड़ेगा, तो कोई भी सबक लेने के लिए हम लोग तैयार नहीं, कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। हमारे एक मंत्री थे बिहार में, वो कहा करते थे कि एक एक इंच अगर तटबंध आगे बढ़ता है तो हमारी परेशानियां जो हैं एक एक किलोमीटर दूर तक बढ़ती हैं। आप जानते हैं, आप मंत्री हैं, और इतनी परेशानियां अगर आपको दिखाई पड़ती हैं तो भगवान के लिए उस पर विचार करने के लिए कुछ कीजिए कि इसका विकल्प कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है। तो वो कहेंगे नहीं, वी मस्ट लिव विद फ्लड्स। ठीक है, मैं फ्लड्स के साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कौन सी फ्लड्स? वो जो हमारे यहाँ 87 में आई थी, या जो इस साल आई है, या 2017 में आई है? और उसके बाद से आपने क्या किया? आपने वही तटबंध नदियों के किनारे बनाते जा रहे हैं जो कि 1987 या 1954 में बन रहा था। तो वो सारा तो काम हो ही रहा है। तो पहला काम आप ये कीजिए कि आप जो गलत काम कर रहे हैं, जिसने आपका बाढ़ प्रवण क्षेत्र 3 गुना बढ़ा दिया, उसको रोक दीजिए। तो जो बची खुची बाढ़ है उससे हम वी विल ट्राई टू लिव विद इट। दोनों काम तो नहीं हो सकता ना कि आप चोर से कहिए कि चोरी करो और सास से कहिए कि जागते रहो। तो जब तक एक साथ नहीं बैठेंगे, और साथ में तो फिर वही कंटेम्प्ट की बात आती है कि सारी एक्सपर्टाइज तो हमारे पास है, एक्सपर्ट तो हम हैं, तो हमको किसी से कंसल्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो बेटी के बाप बने बैठे हैं कि बेटी से कोई मतलब ही नहीं है उसका शादी का, उसकी शादी हम चाहे जहाँ करेंगे, हम तो बाप हैं। तो ये एक वार्तालाप का माहौल नहीं है कि हम लोग जिसके पास सारी सूचनाएं हैं, हम तो नहीं जानते ना बहुत सी चीज़ें अंदरूनी, लेकिन जो सब जानता है वो हमसे बात करने को तैयार ही नहीं है, हमारे जो डाउट्स हैं उस पर बात करने को तैयार नहीं है। तो ये उद्योग ही बनेगा ना, जैसे किसी ने सवाल किया है कि ये उद्योग ही बनेगा। और फिर जो सभ्यता का सवाल है, बाढ़ वालों की सभ्यता कुछ रही होगी ना, कुछ तो उन्होंने भी किया होगा। एक आदमी अन्ना हजारे रालेगन शिंदे को संभाल सकता है, इस तरह के बहुत से प्रयोग करने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन उन्होंने उसमें लीड थी। बाढ़ के मामले में ये संभव नहीं है, एक गांव लेकर के आप कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि पानी तो हर तरह से आपके यहाँ से प्रवेश करेगा और हर तरफ से निकलेगा, दोनों ही बातें, हर तरफ से निकलेगा। तो जब तक आने वाले पानी और जाने वाले पानी की व्यवस्था नहीं हो जाएगी, तब तक आप कोई योजना कैसे बना लेंगे? फिर होता है कि एक क्लस्टर ऑफ विलेज लीजिए जो कि उसको आप सेक्लूड कर सकें, या फिर रीजनल एरिया लीजिए तो वहाँ पर आप कुछ प्रयोग कर सकें। कितनी बार हम लोग कहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने वाला वही है कि अगर हम तटबंध बनाना कहें तो हमारी वाहवाही होगी, नदी जोड़ योजना के बारे में बात करें जिसको कि 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, और 2017 तक वो योजना पूरी हो जानी चाहिए थी, जिस पर काम भी नहीं शुरू हुआ। तो अब उस पर क्या विचार करेंगे और किसके साथ करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि जो चल रहा है वो चलता रहेगा। गांव में हम लोग पूछते हैं कि भाई आप लोग कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं, ये सब गलत काम हो रहा है, तो वो कहते हैं अरे जिसका मुंह है वो खाएगा। तो हम लोगों का जब तक मुंह नहीं है तब तक हम लोग नहीं खाएंगे, जब हमारे मुंह हो जाएगा तो हम भी खाएंगे। तो उद्योग तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और उसके बेनिफिशरीज भी हैं, वो सारे कुछ हैं। ये लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसके लिए लंबा जन जागरण करना पड़ेगा लोगों के साथ में कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, आप लोगों के साथ ये जातियाँ हो रही हैं, और अगर आप समझते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर जैसा चल रहा है चलने दीजिए। लीजिए 6,000 रुपया या 9,000 रुपया, उनको भी फायदा है। मुखिया जो है वो सबका लाल कार्ड अपने पास रखे हुए है, ये लोग जो हैं वहाँ नौकरी कर रहे हैं, दिल्ली पंजाब गुजरात में तमिलनाडु में, वहाँ मजदूरी कर रहे हैं, और यहाँ फॉल्स फेसबुक बनती है, मेजरमेंट बुक बनती है, और उसके हिसाब से पेमेंट हो जाता है। तो कुछ मुखिया जी ले लेते हैं, फिर वहाँ से वो कहाँ कहाँ जाता होगा पता नहीं, और इनको भी घर बैठे मिल जाता है जो कि दिल्ली पंजाब में मजदूरी कर रहा है, उसको भी कुछ फ़ायदा है, वो भी चुप रहता है। तो जब ये नेशनल हाईवेज बन रही थी, जो स्वर्णिम चतुर्भुज की, तो उसमें शुरू शुरू में दिखाई पड़ता था कि जो स्पेसिंग दी जा रही है सड़क के बीच में पानी के प्रवाह की, वो बहुत अच्छी है। लोग कहते थे कि अब कभी बाढ़ नहीं आएगी। लेकिन हमारा उसमें कहना था, और मैंने कई बार लोगों से कहा भी कि देखो,
ये दीवारें तो हैं ही पानी के रास्ते में, और सारा पानी तो यहाँ आने के पहले ऊपर स्टैग्नेट करेगा। पूरा पानी एक साथ ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे आएगा और धीरे धीरे निकल जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो पानी जैसे बराज से निकलता है तो उसमें ठहराव आता है, बराज के अपस्ट्रीम में सिल्टेशन होता है, और डाउनस्ट्रीम में कुछ दूर तक जहाँ तक उसकी वेलोसिटी पानी की बहुत ज़्यादा रहती है वहाँ तक तो वो इरोड करता है ज़मीन को, लेकिन उसके बाद फिर सेडिमेंटेशन शुरू हो जाता है, सिल्टेशन शुरू हो जाता है। ये हर बराज में भी यही होता है। मैं ज़रूर, मुझे लगता था कि देखिए इतनी लंबी लंबी सड़कें बन रही हैं, इतनी ऊंची ऊंची सड़कें बन रही हैं, और इसके बीच में जो ये कलवर्ट्स दिए जा रहे हैं या पैसेजेस दिए जा रहे हैं, एक समय ज़रूर ऐसा आएगा कि ये दीवारें तो रह जाएंगी अपनी जगह, लेकिन पानी भी अपनी जगह रहेगा, वो भी जाएगा नहीं यहाँ से। और मुझे लगता है कि इन सड़कों के निर्माण के बाद से, एक तो 2017 में इस तरह की घटनाएं देखने में आई थी, और दूसरा इस साल सुनने में आता है कि पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और पानी वहाँ रहेगा। पानी रहेगा तो जो अपस्ट्रीम में फसल लगी होगी उसको नुकसान पहुँचाएगा, सीधा डूब जाएंगी फसलें, और नीचे वाली जो है वहाँ इरोजन होगा, तो जहाँ जहाँ तक इरोड करने वाली उसकी कैपेसिटी होगी वहाँ पानी उसको फसल को ख़त्म कर देगा, और जहाँ वो फैलता है वहाँ आंशिक रूप से उसको नुकसान पहुँचाएगा। अब इसमें कुछ नॉर्म्स रहे होंगे उन लोगों के कि कितना एरिया देना है, उसके हिसाब से उन्होंने दिया। मेरी अपनी फीलिंग है कि जो कुछ भी बचत करने की कोशिश की जाती है वो हमेशा पक्के कामों में होती है, क्योंकि पक्के कामों में हमेशा पता लगाया जा सकता है कि इसमें कितना सामान इस्तेमाल हुआ, और उस वक्त के अगर आप शेड्यूल ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऑफ रेट्स का अगर पता लगा लें तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना हेरा फेरी हुई होगी। आज भी उस्ताद ईशा ने जो ताजमहल बनाया था, अगर उसमें शाहजहाँ के ज़माने का अगर वो आ, जो शेड्यूल ऑफ रेट्स अगर हो पता लग जाए तो हम लोग बता सकते हैं कि वहाँ राजा के रहते हुए भी क्या क्या हुआ होगा। तो पक्के काम में आमतौर पर कोई हाथ नहीं डालना चाहता है, क्योंकि वहाँ चीज़ें डिटेक्टेबल होती हैं। लेकिन जो मिट्टी के काम हैं उनमें तो कुछ भी हुआ, फर्स्ट रेन और 6 मंथ्स विच एवर इज अर्लियर, इसमें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही नहीं। वो हमेशा कहते हैं तटबंध बना है तो टूटेगा। राव साहब का स्टेटमेंट है, के एल राव साहब हमारे मिनिस्टर थे, बहुत बड़े इंजीनियर थे, उनका पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है। जब लोगों ने पूछना शुरू किया कि 1965-66 में कोसी के तटबंध पर हमला हो रहा था और वो किसी भी वक्त टूट सकता था, तब उन्होंने कहा था, स्टेटमेंट दिया था कि ये तो मिट्टी के बने हुए तटबंध हैं और जो तटबंध हैं वो तो टूटेंगे ही। तो जब आपको पता था कि तटबंध हैं, टूटे ही हैं, टूटेंगे ही, तो आप 1954 में चाइना क्या करने के लिए देखने गए थे, जो आपके रिकमेंडेशन पर वहाँ कोसी का तटबंध बना। उसी वक्त आपने कह दिया होता कि अगर ये तटबंध बनेगा तो टूटेगा ही, तो लोग उसके बारे में सोचते कि क्या होता। तो ये तो ड्रेनेज की अपनी प्रॉब्लम है, उसको किस तरह से निपटना है मैंने बताया, जो हमने तो लिखा था भारत सरकार को, वो बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने कि आपका सुझाव जो है बड़ा उत्तम है और इस पर काम होना चाहिए। 5 साल तो हो गया, मुझे तो कोई खबर नहीं कि क्या हुआ ड्रेनेज कमीशन का। वो मांग अब भी है कि भैया पानी की निकासी का इंतज़ाम करो ना। जैसे बाढ़ रोकने का इंतज़ाम किया और उसका परिणाम हुआ कि 3 गुना इलाका पानी में चला गया, तो थोड़ा ड्रेनेज उसकी निकासी का इंतज़ाम करो, शायद कुछ हम लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो ये तो इशू लेना पड़ेगा सरकार के साथ में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों को, कि कम से कम सुने तो कोई। दूसरा फिर समस्तीपुर और दरभंगा, ये तो मतलब नदियों का जाल बिछा हुआ है इन इलाकों में। कोसी वहाँ से गुजरती है, बूढ़ी गंडक, बागमती और बहुत सी छोटी छोटी नदियाँ वहाँ, महानंदा, महानंदा तो खैर दूर है वहाँ से, वो तो कटिहार और पूर्णिया की तरफ है। लेकिन दरभंगा में तो सब है, कमला है, भूतही बलान है, छोटी धौरी, सोनी, कितनी नदियाँ हैं वहाँ पर। और उनका सारा पानी अगर एक साथ आ गया तो फिर तो बचाने वाला कोई नहीं। बहुत से इलाके हैं वहाँ पर जो कि पूरे के पूरे 6-6 महीने पानी में डूबे रहते हैं, कोई उपाय नहीं है वहाँ से उसको पानी को निकालने का। और लोग कहते हैं कि तटबंध को अगर और ऊंचा कर देंगे तो ये पानी शायद नहीं आएगा। अरे जितना ऊंचा करेंगे उतना ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा, ये क्या बात हुई। फिर बोलते हैं कि इसको कंक्रीट का बना दीजिए, कंक्रीट का बना देंगे तो पानी सीप नहीं करेगा और बाहर वाला पानी तो रुकेगा ही, तटबंध टूटेगा नहीं लेकिन उसके ऊपर से तो पानी बहेगा।
तो अपने अपने लोगों के प्रपोजल होते हैं। लोग कहते हैं कि वो नदी की उड़ाही कर दीजिए उसको, मतलब एक्सकवेट करके उसको गहरा कर दीजिए। हम लोगों के जो घर बनते हैं, जो बहुत से लोगों ने घर बनाए होंगे, और उसमें जो फाउंडेशन के लिए मिट्टी खोदी जाती है 3 फीट बाई 3 फीट की ट्रेंच या उस तरह का, उससे जो मिट्टी निकलती है उसी मिट्टी को उठा के हम लोग प्लिंथ में डालते हैं, फर्श में। उसके बाद भी मिट्टी बच जाती है। तब वो किसी गधे वाले को या किसी और को, ठेले वाले को कह करके हम कहते हैं कि भाई इसको ले जा, कहीं हटा दे, कहीं फेंक दे। तो वो ले जा करके कहीं बेच देता है, क्योंकि वहाँ डिप्रेशन बढ़ने हैं उसको। तो जब एक घर की फाउंडेशन से इतनी मिट्टी निकलती है, तो आप जानते हैं, आप जब गंगा को डिसिल्ट करने की बात करेंगे और कोसी को डिसिल्ट करने की बात करेंगे, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। कोसी में जितनी सिल्ट आती है, उससे एवरेज सिल्ट, इससे अगर 1 मीटर बाई 1 मीटर, 1 मीटर ऊंचा और 1 मीटर चौड़ा अगर बांध बनाया जाए, तो भूमध्य रेखा के 2.5 चक्कर काटेगा। ब्रह्मपुत्र में जितनी सिल्ट आती है, उससे अगर वो ऐसा ही बांध बनाया जाए, तो वो 9 गुना, 9 बार भूमध्य रेखा के चक्कर काटेगा। तो जब आप कह देते हैं, कहने को तो कह देते हैं, तो एक आदमी इनकलाब बोलेगा, पीछे से जिंदाबाद जिंदाबाद करने वाले हो जाएंगे कि यही समस्या का सच्चा समाधान है। लेकिन आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। उस पर विचार करने को कोई तैयार नहीं होता। हमसे कहिए कैलकुलेट करके, हमने तो उसकी क्वांटिटी निकाली हुई है, कोसी से कितना निकलता है। 5 जो पिछला अगला 33 किलोमीटर लास्ट स्ट्रेच है उसका, तटबंध का, महिषी से लेकर के कुपड़िया के बीच में, उसका हमने तटबंध देखा। तो तटबंध के भीतर 5 इंच मिट्टी जमा हो रही है हर साल, बताते हैं एवरेज। और उस एवरेज को अगर निकालने को, उतनी मिट्टी 5 इंच मिट्टी हर साल निकाली जाए, तो 37,000 ट्रक रोज चाहिए वहां से मिट्टी ले जाने के लिए, 15 दिसंबर और 15 मई के बीच में। 37,500 ट्रक जाएगा और 37,500 ट्रक आएगा कि वो अगले दिन लोड हो सके। और वो कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं है। लेकिन मंत्री तक बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में नदियों को उन्होंने खंगाल दिया और बड़ा अच्छा काम हुआ है। उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं कि बिहार में बड़ा अच्छा काम हुआ है। कहाँ क्या क्या अच्छा काम हुआ है, उसकी तो मार्केटिंग है कि आप जो चाहें तो उसकी मार्केटिंग कर लीजिए। और कौन वेरीफाई करने के लिए जाता है कि यूपी में क्या हुआ और बिहार में क्या हुआ और असम में क्या हुआ। जो चाहिए सो कह लीजिए। तो ये, इस पर तो थोड़ा सा जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो कि चिंता करते हैं, उनको थोड़ा सा कॉशस रहना चाहिए। और ये जो जिले हैं समझ नहीं, पुराना दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा, तो पहले कमिश्नरी, आशा कमिश्नरी है इस वक्त। उस वक्त तो ये अलग अलग सब डिवीज़न हुआ करते थे दरभंगा जिले के। दरभंगा का पूर्वी इलाका जो है कोसी के टच में आता है, कमला के टच में आता है, डूबा हुआ है। लेकिन मधुबनी में कमला वाला जो हिस्सा है वो तो, वहाँ तो पानी मिल जाता है, लेकिन बाकी इलाका तो सूखा ही हुआ है। समस्तीपुर से होकर के नदियाँ बहती हैं, बूढ़ी गंडक बहती है, बागमती बहती है, जमुआरी बहती है, और क्या क्या कितनी नदियाँ हैं सब, वो पानी से तबाह रहता है। और पानी अगर नहीं आए तो सूखे से तबाह हो जाएगा। तो इन सब पर विचार करने के लिए कम से कम हमने, हमारे पास, आपके पास, किसी के पास ऐसे साधन नहीं है जो कि इन चीज़ों का विश्लेषण कर सके और उसका परिमाण निकाल सके। लेकिन सरकार के पास है, और अगर वो चाहे तो कर भी सकती है। बिहार का जो इरिगेशन कमीशन की रिपोर्ट थी, वो 94 में आई थी, 26 साल हो गए उसको। इस बीच में बहुत कुछ बदला है। और किसी को कारण जानना चाहिए कि इतनी बाढ़ क्यों आ रही है और कैसे आ रही है, और उससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, कितने लोग मारे जा रहे हैं, और उसका समाधान क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत सुधार, ड्रेनेज सुधार करने से ज़रूर हो सकता है। लेकिन पूरा सुधार हो पाएगा वो तो पता नहीं। कहीं ना कहीं जा कर के लोगों से हमको कहना पड़ेगा कि भाई देख, पानी तो आएगा, वो तो रुक नहीं जाएगा। अगर रोक देंगे तो यहाँ पूरा अकाल वाला इलाका बन जाएगा। बुजुर्ग लोग हैं, वो भी कहते हैं बाढ़ तो हमको चाहिए, पानी तो हमको चाहिए, वरना हमारी खेती कैसे होगी। लेकिन कोई ना कोई तो है जो कि अश्योर करता है कि हम बाढ़ आने ही नहीं देंगे। लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है कि बाढ़ नहीं आने देंगे, तो वैसा ही करना चाहिए। और उसी से फिर ये फ्लड कमीशन और ड्रेनेज कमीशन की बात उठती है। फ्लड कमीशन की रिपोर्ट तो समझिए कि 25 साल, 26 साल हुई पुरानी, थोड़ा बहुत उसका मायने है। लेकिन ड्रेनेज कमीशन तो कभी अपॉइंट ही नहीं हुआ। कि इतनी समस्या अगर पानी की निकासी के साथ आ रही है, तो लेट अस स्टडी इट एंड व्हाट शुड बी डन, लेट अस डिफाइन दोज मेजर्स। कोई सुनता ही नहीं है उसका। और सुनता, मेरा ख्याल है, वो इसलिए नहीं है
कि फ्लड में तो आप सीधा सीधा वादा कर देते हैं कि तटबंध बना देंगे और आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। ड्रेनेज में आपको कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा कि जो फ्लड पॉलिसी आपने, फ्लड कंट्रोल की पॉलिसी आपने अडॉप्ट की थी, वो गलत थी, और उसमें आपका जो बाढ़ वाला क्षेत्र था वो 3 गुना हो गया। तो वो गलती की बुनियाद पर ही तो उस कमीशन की को अपॉइंट करेंगे। तो वो कहते हैं ना कि ये ना पूछो कि किस किस ने धोखा किया, वरना कितनों के चेहरे उतर जाएंगे। तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग जब तक संगठित नहीं होंगे। मुझे एक नेताजी ने कहा भी था कि उनका वो बार बार लेख छपता था, 2008 में जब कोसार टूटा था तो उनका बार बार लेख छपता था और उनका भाषण छपता था अखबारों में। तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। मैं उस वक्त एक किताब लिख रहा था बागमती पर, तो मैंने सोचा कि उनका बड़ा योगदान था, उसमें उनसे बात करूं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये तटबंध, ये जो नेपाल की जिस बाढ़ की बात, बांध की बात आप कर रहे हैं, वो कब बनेगा? बोलते हैं कभी नहीं बनेगा। मैंने कहा वो आपका लेख और आपका भाषण? बोलते हैं वोट चाहिए तो लेख भी लिखा जाएगा और भाषण भी दिया जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते हमारे खिलाफ, क्योंकि हमारी पार्टी है, हमारा संगठन है, और हम हमको अगर कुछ आप उल्टा सीधा बोलेंगे तो बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे आपके खिलाफ। और आपको अगर हम कुछ कह दें तो आपके खिलाफ कौन खड़ा हो, आपके साथ कौन खड़ा हो? किताब लिख लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 के कॉपी छापेंगे, 20,000 लोग भी पढ़ लें तो बहुत है। और हमारी एक एक मीटिंग में 20,000 लोग आते हैं, तो हमारा आपका क्या मुकाबला है? सही बात है, हमारा उनका क्या मुकाबला है? तो हम कहेंगे कि ड्रेनेज कमीशन अपॉइंट कीजिए, तो कौन सुनने वाला है? एक और नेताजी का बात बताएं, उन्होंने बहुत बुजुर्ग थे, अब तो नहीं रहे। उन्होंने हमसे पूछा कि आप इन चीज़ों में क्यों रुचि ले रहे हैं? अब मैंने कहा पता नहीं क्यों रुचि ले रहा हूँ, लेकिन रुचि ले रहा हूँ, हो सकता है मैं इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन करूँ। बोलते हैं कोई आंदोलन भी कीजिएगा। मैंने कहा मैं तो आंदोलन वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन आंदोलन की मदद तो ज़रूर हो जाएगी लिखने से। बोलते हैं सुनिए, जब आप आंदोलन कर देंगे ना और वो पीक पर होगा ना, तो खाली 5 मिनट का भाषण होगा नेताजी का, टीवी पर। टीवी आ गया था उन दिनों। टीवी पर उनका भाषण हुआ कि हम तो ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, पूरा इलाका सींच देना चाहते हैं, सारा टाड़ लहलहा देना चाहते हैं, बाढ़ ख़त्म कर देना चाहते हैं, आप सबको खुशहाल कर देना चाहते हैं, और ये जो लोग हैं विचार नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। तो आप पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, वो 5 मिनट में आपको बर्बाद करके चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। तो बेहतर है कि इस चक्कर में मत पड़िए। फिर भी मतलब हम लोगों की बेहयाई है कि हम लोग टिके हुए हैं किसी तरह से। हम तो वी नो वेरी वेल कि वो रोटी में घी किधर चुपड़ा हुआ है, अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ज़मीर इजाज़त नहीं देता, क्या करें। आप उसको संक्षिप्त में, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स बचे हैं उनके मार्गदर्शन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये बाढ़ जो है वो तो आनी चाहिए, आनी चाहिए, उसका पानी फैलना चाहिए, और उससे दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो ज़मीन की फर्टिलिटी अपनी जगह बनी रहती है, ग्राउंड वाटर अपने पास बना रहता है, और पानी जितने भी सोर्सेज हैं हमारे, तालाब हैं, कुएं हैं, ये सब जिंदा रहते हैं। कुछ में तो पानी भर भी जाता है नदी का, तो वो सब पूरे तैयार हो जाते हैं, तो पानी की उस तरह से कभी कमी महसूस नहीं होती। वो इलाके जो बाढ़ वाले इलाके हैं, सवाल उठता है कि जो बाढ़ वाले इलाके नहीं हैं, जहाँ पानी, जैसे राजस्थान का आपने जिक्र किया कि उसका क्या किया जाए, कहाँ से पानी लाएं। मैंने तो राजस्थान में बहुत से कुएं झांके हैं, उसकी तलहटी दिखाई नहीं पड़ती, वो एक सुरंग ही है। वहाँ की समस्या दूसरी है, और मैं समझता हूँ कि उसके लिए उन लोगों को ज़रूर हम लोगों को आमंत्रित करना चाहिए कभी, कि भाई आप लोग कैसे मैनेज कर लेते हैं। और पानी की कमी, मैंने देखा है कि सुना है कि राजस्थान में बर्तन माजे नहीं जाते, बालू से माजा जाता है, उनको पानी नहीं है उन लोगों के पास में। बहुत सी ऐसी जगहें हैं, तो पानी का अकाल तो है, वहाँ भी है, लेकिन उन्होंने भी अपना एक तरीका विकसित जरूर किया होगा जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। क्योंकि लोग तो हैं और वो हार मान करके नहीं रहते, भले सीधा नहीं भिड़ेंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। तो ये है कि हमारा प्रकृति के साथ सामंजस्य बना रहे और हम उसको दुश्मन ना समझें। उन परिस्थितियों में
एडजस्ट करने के लिए कोशिश करें, और इसके लिए एक्सपर्ट्स का हमको इस्तेमाल करना चाहिए और उनका ओरिएंटेशन चाहिए। फिर सवाल उठता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का। शिक्षा व्यवस्था इंजीनियरिंग की ऐसी है कि वो, जब हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ने गए थे तो हम लोगों को वो फोटोग्राफ दिखाए गए थे गोल्डन गेट ब्रिज का। वो 16 किलोमीटर लंबा स्पान का ब्रिज बना हुआ है, और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का, कि जिसका वो 103 या 104 मंजिल की बिल्डिंग थी। और बड़े शौक से हमारे प्रोफेसर ने बताया था कि जब तेज़ हवा चलती है तो ऊपर 10 इंच के एम्पलीट्यूड से उसकी जो टॉप स्टोरी है वो झूलती है इधर से उधर। फिर भाखड़ा का जिक्र आता था। तो फिर ये हुआ कि यू हैव टू डू बेटर देन दिस। तो हम लोग भी बड़ा फूल के कुप्पा होते थे कि हाँ, हमको तो वी हैव टू बीट द रिकॉर्ड्स ऑफ गोल्डन ब्रिज, गोल्डन गेट ब्रिज, और ये एम्पायर स्टेट से ऊपर जाना। हमको तो कभी नहीं बताया गया कि देश की आबादी जो 80% है वो तो मिट्टी के घरों में या घास फूस के घरों में रहती। उनकी कंट्री टाइल्स की छतें होती हैं। तो हमको किसके लिए पढ़ाया गया था, किसके लिए तैयार किया गया था? वो जो कि देश के बारे में कुछ भी ना जाने और सीधा बाहर की राह ले। तो अपने देश के बारे में तो सोचना ही नहीं था। वो तो था कि बहुत बड़ा आदमी बनना है, लोग सेवा करनी है लोगों की, और लोगों की मदद करनी है। वो तो हम लोगों को नहीं सिखाया गया। तो जिसको जो समझ में आया उसने अपनी राह पकड़ी वैसी। तो अपनी ज़रूरतें, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें जो हैं हमको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से विकसित करना चाहिए था, अपने संसाधनों और अपने तत्कालीन और पारंपरिक अनुभव के आधार पर। वहाँ से अगर हम लोग डेवलप करते, जैसे वो लिविंग विद फ्लड्स की बात कर रहे हैं, या रवि भाई ने बताया मिशिंग ट्राइब्स का, कि वहाँ वो लोग किस तरीके से रहते हैं, और नीचे से ब्रह्मपुत्र बहता है, ऊपर बड़े आराम से वो उनका खाना पीना चल रहा है। ये किसी के समझ में आता है कि ऐसा कैसे हुआ होगा? और वो उन लोगों ने किया जो जिनको की अकल नहीं थी। तो सीखने की ज़रूरत वहाँ से है कि हमारे मकान कैसे हों, और हमारा भोजन कहाँ से आता है, किस तरह से तैयार होता है। कपड़े की बात भी, एक समाधान तो गांधी जी ने निकाला था कि हम लोग अपना खुद बुने, और असम में तो बहुत कुछ बुना भी जाता है अभी भी। तो कपड़े के बारे में तो अब तो उतनी किल्लत नहीं रह गई है, क्योंकि जब से ये सिंथेटिक आ गया तो उतना तो फ़ायदा हुआ कि लोग नंगे नहीं रह पाते हैं, वो ख़त्म ही नहीं होता है। तो वो एक फ़ायदा, और ख़त्म नहीं होता है तो उससे कितने लोगों का रोज़गार गया होगा, क्या हुआ होगा। वो एक अलग चिंता की बात है। सारे जो इश्यूज़ उभर के आते हैं इस पर एक चर्चा चलनी चाहिए कि भाई ऐसी ऐसी हमारी देशिक समस्याएं हैं और इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। एक पक्ष है जो कि कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है, और दूसरा पक्ष जो है वो जानता है, वो मारे शर्म के बोलता नहीं। तो इस दीवार को तो कहीं ना कहीं तोड़ना होगा कि देखिए हम ये चाहते हैं और आप ये बना रहे हैं, नहीं चाहिए हमको, ले जाइए इसको। तो कहीं ना कहीं एक वार्तालाप शुरू करना होगा, और कहीं कहीं लोगों को मजबूर करना होगा कि यार हमको ये नहीं चाहिए, जो बना रहे हैं हमको नहीं चाहिए, हम यही इसी में ठीक है ना? तो शायद वहाँ से कुछ रास्ता निकले। लेकिन एब्रप्ट मैं कह दूं कि नहीं, नदी जोड़ दीजिए या मत जोड़िए, नहीं। लेट अस डिस्कस इट, और अगर सबके फायदे के लिए है, लोकहित में है, और कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है, कर देना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है। बट व्हेन यू से इट्स अ लास्ट सॉल्यूशन, लास्ट एंड फाइनल सॉल्यूशन, तब तो देयर इज ऑल द मोर नेसेसिटी फॉर बीइंग कॉशियस। अगर ये फेल हुआ तो फिर क्या होगा? फिर तो कोई कुछ करने को ही नहीं है। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था का हम लोगों का इंतज़ाम करना चाहिए। बाहर का ग्लैमर, उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। और जो विद्यार्थियों में उसमें कैरिकुलम, जो बातें रवि ने बताई कि वहाँ असम में किस तरह से लोग रहते थे सुखपूर्वक, अब उनके यहाँ पानी आ रहा है, वाई कांट दैट बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस? कि हमारे यहाँ देश में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ के लोगों ने अपना समाधान खुद खोज लिया था। या राजस्थान में क्या किया लोगों ने, जो कि मैं तो नहीं जानता, उस पर मैं आई विल नॉट हैज़र्ड अ गेस। लेकिन वहाँ भी जो लोग हैं तो बिना बात नहीं होंगे, खामखा नहीं होंगे, उन्होंने भी अपना कुछ व्यवस्था की होगी। उन सारी चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। एंड देन अगर वो हम लोग जान जाते हैं और उसके बाद से क्या ज़रूरतें हमारी बच रहती हैं उसके बारे में करना है, तो वी हैव टू फिल इन दी ब्लैंक्स, वो करना होगा हमको ना।
नॉट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एवरीथिंग अफ्रेश, जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। इतना ही कहेंगे, बिना वार्ता के कुछ नहीं होगा, बिना एजुकेशन के कुछ नहीं होगा। वो तो ये है कि कोई जांबाज लोग हैं लगे हुए हैं इसको डॉक्यूमेंट करने में, तो शायद कभी कुछ पढ़े